नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो सब आप। आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्र संवाद सेतु पुस्तक का अध्याय 8 साक्षात्कार लेने की कला, जिसका पार्ट 1 संपादित हो चुका है, आप तक भिजवा दिया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट साक्षात्कार लेने की कला भाग 2 पे। एक बढ़िया वाला प्रश्न आता है मित्रों। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक अच्छे साक्षात्कार कर्ता के की विशेषता। ये है, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की विशेषता क्या हो सकती है, या यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने लायक 5-6 बातें होती है जो आपको बहुत अच्छे से, आप या ये कह सकते हो कि साक्षात्कार कला है उसका विकास कैसे करें, ये भी इसमें प्रश्न में आप बता सकते हो। विशेषताएं और आप कला कैसे विकसित करोगे, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक कला विकसित करने के लिए भी आपको वो गुण आपके पास होने चाहिए, और एक अच्छा साक्षात्कार करता है तो उसके पास भी ये गुण है, ये विशेषताएं, दोनों एक ही बात हो जाएगी, दोनों प्रश्न है। तो इसमें नंबर 1, पहली बात, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता का गुण होना चाहिए। विनम्र का मतलब वो भली प्रकार से विनम्र रह के, मतलब ऐसा न लगे कि आप आवेश में बोल रहे हो, तेज बोल रहे हो, विनम्र स्वभाव से बोल रहे हो, मतलब बड़े मधुर वाणी में मधुर स्वभाव से आप बातचीत कर रहे हो। तो एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में विनम्रता का गुण होना चाहिए, ये सबसे बड़ा गुण है। उसके बाद में आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। देखो ये मुख्य है, अगर आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है तो साक्षात्कारकर्ता का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार का मतलब होता है कि सामने वाला है उसके विचारों को ग्रहण करना और फिर लोगों तक पहुंचाना। और आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो उनके जो भी विचार हैं आप प्रश्नों के माध्यम से अपने सामने उसको उजागर कर पाएंगे। और जिज्ञासा ही नहीं होगी तो 2 प्रश्न पूछे और चाल मेरे भाई का, जा जा गोली हो ले। अब फायदा क्या उससे मतलब आपने आधे ही विचार उसके ग्रहण किए, पूरी तरीके से तो आप में जिज्ञासा ही नहीं है। जिज्ञासा होगी तो आप जानोगे, जिज्ञासा नहीं है तो लठारी त्रियां पड़ा रहो एक जगह, कोई फायदारी बात ही को नहीं। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। उसके बाद में सुनने का धैर्य, सुनने का धैर्य होना चाहिए, ये भी बढ़िया चीज है। सुनने का धैर्य कैसे? जैसे आपने प्रश्न कर लिया साक्षात्कारदाता से कि भाई आप वहाँ गए थे, सिक टिब्बे पर गया थे, लोटो ले गया, बट केक लेने गया थे, आप पूछ रहे हो। तो अब वो जो भी आपको सफाई दे रहा है कि हाँ मैं इसलिए गया था, घर में ये दिक्कत हो गई थी, आज मेहमान ज़्यादा आए हुए थे तो ये बात हो गई, तो उसे पूरा बोलने दीजिए। कई बार अपने क्या करते हैं, 2 मित्र आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो अपनी तो गा देते हैं सारी, और फिर अगला कुछ कहने लग जाए, हाँ मन बेरो है यार, हो जाए यहाँ भी यहाँ, तो ऐसे करके हम उसकी बात बीच में काट देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रश्न किया है तो साक्षात्कार दाता है उसको बोलने की पूरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसे पूरा बोलने दीजिए। और आपको सुनने का धैर्य इसलिए होना चाहिए कि आप उनकी बातों को बड़ी धीरजता से सुने। चाहे वो हो सकता है वो 5 मिनट की जगह 10 मिनट का जवाब दे, तो आप उसे धैर्य से सुनिए। ठीक है, इसके अलावा वाक्पटुता,
वाक्पटुता क्या होता है? वाक का मतलब बोलने की, पटुता मतलब चतुरता। आपके अंदर बोलने की भी चतुरता होनी चाहिए। किस प्रकार से कैसा प्रश्न पूछना है, वो किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, उसके जवाब में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ये आपके अंदर बोलने की चतुरता होनी चाहिए। और वैसे आपको बता दूं, महिलाओं में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बोलने की चतुरता, ऊपर नहीं आने देते किसी को, इसीलिए किसी को हावी भी नहीं होने देना है। तो वाक्पटुता भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए, भाषा पर अधिकार। अगर साक्षात्कार अंग्रेजी में चल रहा है तो पूर्ण अंग्रेजी में ही आप बातचीत कीजिए, और साक्षात्कार दाता भी तो अंग्रेजी वाला होना चाहिए। अब मान के चलिए कोई स्लम डॉग बस्ती है, कोई जैसे मुंबई में बस्तियां हैं ऐसी जिनमें लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, जिनका परिधान सही नहीं है, भाषा की कमी है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके सामने इंग्लिश पे इंग्लिश बोलने लग जाएं तो वो आपका क्या जवाब देंगे? तो सामने वाले का भी भाषा पर अधिकार होना चाहिए और आपका भी भाषा पर अधिकार होना चाहिए। हिंदी में चल रहा है तो हिंदी में चलने दीजिए। अब बीच में आप लोग, मैं इटली गया था तो वहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं ऊँट पे चढ़ा, ऊँट बाजा टुट गड़ा, ऐसे करके फिर गुड़ गुड़ करता है ऊँट, फिर मींगड़े आते हैं ऊँट के, ओ माय गॉड, फूट गयो बोर्ड। तो ऐसे करके भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा व्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। अब मान के चलिए शादी विवाह हो रहा है, अब वहाँ पे पंडित जी क्या कहते हैं कि ठीक है, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, कन्या को बुलाइए, समय हो गया है। और एक पंडित आ जाए मेरे जैसा, कल ल्यावरा लकड़ बाड़ो आग, बुलाओ बेने, और बिना बेने क्या पड़ जेव रहे। अब ये कोई आपकी व्यवहार कुशलता नहीं है। आप मान के चलिए किसी का साक्षात्कार ले रहे हैं, वो आपके पास आया और वो के प्रणाम जी, ऐसे वैसे कैमरे के सामने सब जनता को प्रणाम ऐसे करके थे, जानते ही को कि मरे को नहीं, इन्ने जागे टाइम को नहीं मेरे कनी, तो आगे प्रणाम प्रणाम दोत बाढ़ दूंगा। अब ऐसे करके करोगे तो फिर वो आपका व्यवहार कुशलता नहीं है। तो ये चीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए, व्यवहार कुशलता। इसके अलावा मनोविज्ञान का गुण होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये मित्रों भली प्रकार से समझ लो, ये अंतिम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। मन मतलब मन होता है और विज्ञान का मतलब अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना। अगर आपको मनोविज्ञान के विषय में जानकारी है तो आप साक्षात्कार दाता है उसके मनोभावों को भली प्रकार से पढ़ सकेंगे। और आप अगर उनके मनोभाव को पढ़ लेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या पता मुझे गोली दे रहा है, वो सही उत्तर नहीं दे रहा है, तो इसी से आप जान पाओगे और वो एक आपका अच्छा साक्षात्कार कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक नंबर। नंबर दो आ गया, जिस विषय पर साक्षात्कार लिया जा रहा है उस विषय की, जिस विषय पर साक्षात्कार लिया जा रहा है उस विषय की क्या होनी चाहिए? गहरी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गहरी जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया। तो जिस विषय पे आप साक्षात्कार ले रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, आप उसका कोई उन्होंने बहुत प्रसिद्ध कार्य किया है या उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, तो उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इस विषयों की पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो आप अच्छे से प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे, और प्रश्न नहीं होंगे तो वो एक अच्छा साक्षात्कार नहीं कहलाएगा। नंबर 3,
बौद्धिक कुशलता, बौद्धिक कुशलता व प्रत्युत्पन्नमति, बौद्धिक कुशलता व प्रत्युत्पन्नमति अर्थात प्रत्युत्पन्नमति का क्या होता है? तत्काल, पर्सन, तत्काल पर्सन, गढ़ लेने की कला, कला आप में होनी, कला होनी चाहिए। देखो साथियों, साक्षात्कार एक बौद्धिकता से संबंधित है, विचार प्रधान होता है। तो ये बौद्धिकता से संबंधित होने के कारण साथ साथ में प्रत्युत्पन्नमति भी है। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है हाजिर जवाब। कोई भी व्यक्ति अपने कहते हैं भाई वो तो प्रत्युत्पन्नमति है, मतलब हाजिर जवाब है, तुरंत कोई भी बात का जवाब मिलता है। तो आपके अंदर बौद्धिक कुशलता होनी चाहिए। अगर आप अच्छे साक्षात्कारकर्ता बनना चाहते हो, एक अच्छा साक्षात्कार आप बनाना चाहते हो, आपके अंदर प्रत्युत्पन्नमति का भाव होना चाहिए। ये आपके अंदर विशेषता होनी चाहिए ताकि आप उसी समय तत्काल पर्सन क्या कर उसको गढ़ सको। इसके ऊपर एक चीज़ बता देता हूँ मित्रों आपको। होता यूँ है कि साक्षात्कार करने के लिए जाने से पहले आप क्या करते हो? पर्सन तैयार करते हो। एक साक्षात्कारकर्ता होता है, करवाने वाला होता है, वो क्या करेगा? जिस विषय पे साक्षात्कार लेना होता है उसका क्या कर लेगा? वो एक प्रश्नावली बनाएगा, 7, 8, 10। तो प्रश्नों के माध्यम से ही उसके उत्तर जवाब उसको मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर यही प्रश्नावली लेकर अपने चले गए तो उससे क्या हो जाएगा कि वो साक्षात्कार नीरस हो जाएगा। देखो, प्रश्नावली विधि से साक्षात्कार क्या हो जाता है? प्रश्नावली से साक्षात्कार नीरस हो जाता है। ठीक है। अगर आपके अंदर प्रत्युत्पन्नमति है, तत्काल प्रश्न गढ़ लेने की कला है, तो आप क्या करेंगे? जैसे ही साक्षात्कार दाता कोई उत्तर देता है तो उसी से कोई प्रश्न आप बना लेते हो, तो उसमें उससे सरसता आ जाती है। ये बात आप याद रखना। चौथी बात है साक्षात्कार को अपने विषय पर, साक्षात्कार को अपने विषय पर केंद्रित रखने की कला होनी चाहिए, की कला होनी चाहिए। ये याद रखना आप। अब साक्षात्कार चल रहा है, जिस विषय पे साक्षात्कार चल रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, साक्षात्कार दाता होता है, देने वाला, वो क्या करता है कि कुछ जानकारी अधूरी रखने के लिए, कुछ छुपाने के लिए वो अलग से उत्तर देने लग जाता है। तो अपने को भी अलग प्रश्न करने पड़ेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उस विषय से हट जाएगा और वो जो जानकारी हमें चाहिए थी वो उसे वो बचा जाएगा, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये याद रखना। नेक्स्ट, ऊपर से कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं। लो 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 लो। हाँ, नेक्स्ट है 5वां। ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना। साक्षात्कार में व्यक्ति के सम्मान की रक्षा तथा अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये याद रखना। साक्षात्कार में
व्यक्ति के सम्मान की रक्षा तथा अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है, कई बार ऐसा होता है साक्षात्कार में कि कोई पूंजीपति, राजनेता या कोई भी नायक या नायिका जो भी आए, तो आप उनसे बड़ी मधुरता से बात करते हैं, बड़े अच्छे लहजे से बात करते हैं। लेकिन जब उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब कोई छोटी जाति का आ जाए या गरीबी रेखा से जो नीचे रहा हो, जिसकी भाषा पे अधिकार नहीं हो, शिक्षा की कमी हो, परिधान अच्छा नहीं पहन रखा हो, वेशभूषा अच्छा नहीं पहन रखी हो, तो उसके साथ आप कठोर वाणी में बात करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय आपको व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करनी है और उसे अभिव्यक्ति, जो भी वह अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, जो भी वह कुछ बोल रहे हैं वो स्वतंत्रता आपको देनी चाहिए। ठीक है, इसी के आगे लिखना है व्यक्ति के व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी कैसी है। आज मैं लागू बूंदिया बरगो दौड़ यार बूंदिया बरगो, और मैंने लोग कहे कि तेरे बरगी घनी देखी, और वहीं पे कोई अच्छा ऐसे पैंट शर्ट मार गई और बढ़िया बढ़िया सेंट साउंड डियो डायो लगा के, जटांगे लगा के, ज्वेलरियाँ खड़ी कर गिर जा, मैंने कहा ओ ओ ओ वाह, वो गलत है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, परिधान का मतलब क्या हो जाएगा? वेशभूषा, वस्त्र कैसे पहन रखे हैं। शिक्षा की कमी, गरीबी, भाषा की कमी, आदि को नज़रअंदाज करते हुए उससे मिलने वाली सूचनाओं तथा विचारों पर ध्यान देना चाहिए। बस ये याद रख लेना, ये होती है एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की विशेषता। और एक साक्षात्कार कला का विकास कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख के अपने अच्छा साक्षात्कार कला को विकास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आ गया, उसका परिधान अजीब है, उसमें शिक्षा की कमी है, गरीबी है, भाषा की कमी है, इन चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए, जबकि आपके साक्षात्कार के लिए जो विचार आवश्यक है, जो सूचना आवश्यक है, उसको ग्रहण करना चाहिए। चलते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है, अगला बढ़िया वाला प्रश्न है, मुद्रित माध्यम के लिए साक्षात्कार। ये भी महत्वपूर्ण है साथियों, ये बढ़िया से समझना आप। मुद्रित माध्यम के लिए साक्षात्कार कैसे ले, कैसे उसकी तैयारी करनी पड़ती है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज़ देखेंगे। देखो, मुद्रित माध्यमों के लिए साक्षात्कार क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। ठीक है, अब लिखना पड़ता है तो उसमें आप ही सोचिए, क्या साक्षात्कारदाता होता है इसमें साक्षात्कारदाता के हाव भाव मतलब चेहरे के, यहाँ राजयोगी गुस्सा उत्साह है, तो ये हाव भाव
इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां और इसके अलावा वेशभूषा की कोई उपयोगिता नहीं का महत्व नहीं होता। ये याद रखना सबसे पहला बिंदु। देखो, मुद्रित माध्यम में साक्षात्कार लिखना पड़ता है और लिखते हैं तो बताओ उसमें हाव भाव, शारीरिक गतिविधियां हैं। शारीरिक गतिविधियां जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये हाथ चल रहे हैं, पैर नहीं चलाने, हाथ ही चलाने। वेशभूषा का महत्व, क्या अखबार में ऐसा होता है यहाँ सोनी सी वेशभूषा पैर के चाल रहे, यहाँ मॉडलिंग करे बैठे। अखबार में लिखा जाता है और लिखने के अंदर सदैव ये चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती है। ये महत्व रखती है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी, टीवी के अंदर। टीवी के लिए जब साक्षात्कार करते हैं तो ये चीज़ें लाभदायक रहती है। नंबर 2, एक तो आपको ये याद रखना है। अब दूसरी चीज़ आप ही बताइए कि भाई ये जो मुद्रित माध्यम का साक्षात्कार है ये तुरंत पाठकों तक तो नहीं पहुंचता। जैसे आज शाम को साक्षात्कार लिए तो रात को जाके 12 बजे अखबार छपेगा, उसके बाद में क्या होगा, 5-6 बजे तक लोगों के पास पहुंचेगा। तो साक्षात्कार लिए तो बहुत दिन हो गए या बहुत समय हो गया, तो अपने पास संपादक के पास क्या है कि समय रहता है, क्योंकि वो तुरंत प्रभाव से किसके पास नहीं पहुंचता है, पाठकों के पास नहीं पहुंचता है। तो इसमें जब मुद्रित माध्यम के जो साक्षात्कार है तुरंत नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेगा संपादक है, वो अपनी कुशलता से उसे प्रभावशाली तरीके से क्या करेगा, लिख देगा, प्रभावशाली तरीके से लिख देगा। तो क्या हो जाएगा, मुद्रित माध्यम के साक्षात्कार तुरंत पाठकों तक नहीं पहुंचते। इससे पहले इनका संपादन किया जाता है। अतः संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार को प्रभावपूर्ण बना देता है तथा इसमें सुधार की गुंजाइश भी रहती है, ये याद रखना, रहती है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। मुद्रित माध्यम में क्या होता है कि साक्षात्कार तुरंत पाठकों तक नहीं पहुंचता। अब तुरंत नहीं पहुंचता, इससे पहले इसका संपादन किया जाता है, मतलब काट छांट की जाती है, और इतने समय में संपादक क्या होता है, इसे कुशलता से साक्षात्कार को प्रभावपूर्ण बना देता है। अतः इसमें क्या रहती है, सुधार की गुंजाइश रहती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर बिंदु पे। आपको और किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें समय सीमा का बंधन नहीं होता, कि समय सीमा आप कितने भी समय आप साक्षात्कार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
समय की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, लेकिन स्थान बंधन होता है। लेकिन क्या होता है? स्थान बंधन होता है, क्योंकि मुद्रित माध्यम में एक पत्रिका में आपको निश्चित स्थान दिया जाता है, उस निश्चित स्थान में ही आपको क्या करना पड़ता है? साक्षात्कार लिखना पड़ता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 4, साक्षात्कार कर्ता व दाता दोनों का आमने सामने होना जरूरी नहीं, होता। ये याद रखना। अखबार में दिखता है क्या कि वो सामने है? उसमें तो लिखा रहता है, तो साक्षात्कारकर्ता व दाता दोनों का आमने सामने होना कोई ज़रूरी नहीं होता। जबकि लाइव देखते हो तो उसमें आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर नहीं हो तो आपको लगेगा भूत आ रही है, रब्बे में गोट आ रही है, जो साक्षात्कार लिया लट्ठों और कूट गिरोगा। भारत है यो। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रश्नावली विधि अपनाई जाती है। इसमें प्रश्नावली विधि अपनाई जाती है। शैली, कथात्मक शैली व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये याद रखना। कथात्मक शैली व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली विधि अपनाई जाती है। ये चीज़ें आपके पास हो गई। एक आधी और हैं, वो और देख लेते हैं। अगला है 7 नंबर, भाषा। साक्षात्कार के अनुसार सरल, साक्षात्कार के विषय के अनुसार कर लेना, विषय के अनुसार सरल व कठिन हो सकती है। ये याद रखना। और अंत में 8 नंबर, कोई भी 4-5 विशेषता आपसे पूछेंगे, सारी नहीं पूछेंगे, आप पढ़ के जाओगे तो 4-5 तो याद रह जाएगी। और अंतिम कौन सा हो जाएगा? इसमें प्रारंभ तथा समापन में अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती। ये याद रखना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रारंभिक आओ भाई जी यहाँ लुट जाओ बैठे नाग मन जा बैठे जागे और लास्ट में कहा ठीक है भाई जी नागमणी मिल गई। तो इसमें अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रारंभ में समापन में। और साक्षात्कार जिस विषय पे आप ले रहे हो उस विषय के अनुसार उसकी भाषा क्लिष्ट भी हो सकती है, कठिन या सरल भी हो सकती है। जैसे विज्ञान पे ले तो उसकी भाषा आपको कठिन मिलेगी क्योंकि तकनीकी शब्दावली का उसमें प्रयोग किया जाता है। जबकि किसी ने एक बढ़िया कहानी लिखी है जिसे पूरे इंडिया लेवल पे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, तो वो आपको कैसी मिलेगी? उसके ऊपर सरल भाषा मिलेगी। ठीक है। और अंतिम जो बचता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए साक्षात्कार में कौन से किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पर चलते हैं। तो साथियों, अब अगला आ जाता है, अगला क्वेश्चन बनता है
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए साक्षात्कार में आप क्या ध्यान रखोगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या चीज़ आ जाती है, एक तो आ जाता है रेडियो, एक आ जाता है टीवी, या कह लीजिए टेलीविज़न, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए साक्षात्कार में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है, उसमें तकनीकी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तकनीकी का प्रयोग होता है। तो तकनीकी माध्यम की आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, अगर उसमें रेडियो की बात करें, आप रेडियो की बात करें तो नंबर 1 ध्यान देने लायक बात क्या है रेडियो में। पहली बात, इसमें भी क्या है, इसमें हाव भाव, शारीरिक गति व वेशभूषा का महत्व नहीं। पहली बात ये याद रखना। दूसरी चीज़, समय सीमा का ध्यान रखना होता है। समय सीमा का ध्यान रखना होता है, ये याद रखना, क्योंकि पहले भी अपने उन्हें पढ़ चुके हैं, समाचार लेखन में अपने पढ़ चुके हैं कि रेडियो में समय सीमा होती है, ज़्यादातर हद से हद 30 मिनट रहते हैं, तो समय सीमा का आपको पूर्णतः आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आवाज़ की गति, मतलब आप धीमी गति से बोल रहे हो, मतलब स्पीड, आप तेज़ गति से बोल रहे हो, धीमी गति से बोल रहे हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बोल दो अगले को कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि चौथे गियर में ही आप चलने लग जाओ, वो नहीं करना है। तो आवाज़ की गति, उसकी तीव्रता, मतलब ऑडियो उसका वॉल्यूम हाई है या लो है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी तो वो सुनाई नहीं देगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आवाज़ की गति, तीव्रता तथा उच्चारण आपको सही से करना है। अब वही बात, अब वो एक मालिक था, वो वहाँ पे कोई बंगाली रहता था, नेपाली। अब वो लोन से, उद्यान से भागा भागा अंदर आया और कहने लग गया, सब सीरिया का बादशाह मर गया, सीरिया का बादशाह मर गया। अब मालिक पागल कि ये युद्ध की स्थिति और सीरिया का बादशाह मर गया, तो ये तो बहुत ख़राब काम हो गया। न्यूज़ देखता है, अखबार देखता है, कहीं नहीं मिलता। लास्ट में परेशान हो जाता है, तूने कहाँ देखा? तो वो भागा भागा उद्यान में लेके जाता है, चिड़ी का बच्चा मरा हुआ था। अब उसे कह रहा है सीरिया का बादशाह मर गया, सीरिया का बादशाह। अरे मर गयो रे। तो उच्चारण सही होना चाहिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोफोन की दिशा सही होनी चाहिए। यहाँ दिशा व दूरी कर लेना, व दूरी किस दिशा में है। अब माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ, आप बोल रहे हो माइक्रोफोन लगा हुआ है इस दिशा में, उस दूरी पे लगा हुआ है, कुछ इस दिशा में लगा हुआ है, तो आपकी जो आवाज़ है वो नहीं आएगी। अब माइक्रोफोन मैंने यहाँ लगा रखा है तब आवाज़ आ रही है, अब मैं थोड़ा सा और नीचे कर लूँ तो आवाज़ कम हो जाएगी। और ये तो हो गई दूरी, यहाँ है, फिर नीचे दूरी हो गई। अब दिशा, मुख्य दिशा में रहना चाहिए, लगा आपने वहाँ रखा है, तो दिशा व दूरी का आपको सही से पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है किसमें, रेडियो में, सबसे इम्पोर्टेंट बात चौथी, टेपांकन विधि का आपको पता होना चाहिए। टेपांकन विधि का
पता होना चाहिए। टेपांकन विधि क्या होती है? जैसे अपने साक्षात्कार लेने जाते हैं तो उस समय क्या चलता था, माइक्रोफोन चलते थे, वो टेप रिकॉर्डर चलते थे, और थोड़े समय पहले ही वो गाने सुनते थे जिससे अपने वो चलते थे, तो टेप रिकॉर्डर अपने लेके जाते हैं। तो टेपांकन का मतलब क्या होता है? टेप के ऊपर अंकन, इसका संधि विच्छेद करें तो टेप के ऊपर अंकन, जो अपने कैसेटें डालते हैं उसके ऊपर टेप चलती रहती है, अब उसके ऊपर जो अंकित हो गया सो हो गया, तो टेप के ऊपर अंकित। तो यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप टेप रिकॉर्डर लेके गए, अब आपको पता ये होना चाहिए कि कब उसे ऑन करना है, कब उसे ऑफ करना है। अब वो ऑफ पड़ा है, ठीक है, अब जैसे ही वो साक्षात्कार दाता है, देने वाला, वो पर्सन बोले तो ऑन कर लो, पर्सन समाप्त होते ही ऑफ कर लो। फिर आप उसका उत्तर, या आप साक्षात्कारकर्ता पर्सन कर रहे हैं, फिर आप उत्तर दे रहे हो तो उसे वापस ऑन कर लो। अब बीच में वो कह दो सरकार ने मैं यहाँ कर दिया रबाऊँ, पुंजड़ आग लगा दें या भी, वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई तो सुधार की गुंजाइश क्या है? क्योंकि टेपांकित होने के बाद में, टेपांकित होने के बाद में सुधार नगण्य होता है, ये याद रखना, नगण्य होता है रेडियो में। क्योंकि अब वो बात उसने कही थी वो रिकॉर्ड हो गई, अब वो या तो फिर वो साक्षात्कार ही पूर्ण खराब होगा, आपको पता ही है। ये चीज़ें तो अब चलिए, फ़ोन, ये चीज़ें अब चलिए कि रिकॉर्ड कर लिया, कब डिलीट कर दिया। पहले टेप रिकॉर्डर होता था, एक बार जो टेपांकित हो गई सो हो गई, अब उसमें कोई भी बात हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको किस में ध्यान रखनी है? रेडियो के अंदर ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है टीवी। स्क्रीन शॉट ले वो तो ले लियो भाई। अब बात करें नंबर 2 किसकी? टीवी की। तो टीवी में वही महत्वपूर्ण बात कौन सी? हाव भाव, शारीरिक गतियां, वेशभूषा का महत्व होता है, पहली बात। नंबर 2, भाषा आपको कैसी रखनी पड़ेगी? भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। नायक मूवी आपने देखी थी ना? तो उसमें हाव भाव, शारीरिक गतियां, वेशभूषा आदि, कैमरा होता है, लाइव चल रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। तीसरी चीज़, वही सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, लाइव चल रहा होता है इसलिए सुधार की गुंजाइश नहीं। गुंजाइश न के बराबर होती नहीं है, न के बराबर क्या। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी होगी। चौथो, समय सीमा का ध्यान रखना होता है। ये चीज आप याद रखना, समय सीमा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अति आवश्यक रूप से। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है टीवी के अंदर वो क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न व उत्तर छोटे व आकर्षक होने चाहिए। प्रश्न और उत्तर है वो छोटे छोटे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, वह क्या होने चाहिए? वह प्रभावी होने चाहिए। इन चीज़ों का आप क्या ध्यान में रखोगे? टीवी में साक्षात्कार देते समय आपको पूर्ण रूप से इसका ध्यान में रखना होगा। और अंतिम जो टॉपिक चलता है साक्षात्कार का इतिहास, बड़ा सरल है और नए आने के बराबर ही मान लो।
कार का जो इतिहास रहा है। अब क्या है, पहले क्या था, आपको पता ही है, महाभारत से चलता आ रहा है। यम नचिकेता संवाद है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है, लक्ष्मण परशुराम संवाद है, लक्ष्मण रावण संवाद है, बहुत सारे ऐसे संवाद आपको मिल जाएंगे। और अब के रोल्या रोलाम, लुई फिशर आदि इमेजनरी आदि पुस्तक लैंडर कवि हैं, उनके 50 काल्पनिक, ये चीज़ें आप देख लोगे। आ रहा है आपके सामने, देख लीजिए। अब देख लीजिए, अंतिम है साक्षात्कार का इतिहास। अंतिम है ये साक्षात्कार का इतिहास। देखो, प्राचीन ग्रंथों में ही क्या मिल रहे हैं, साक्षात्कार का प्राचीन रूप मिल रहा है। अगर अपने भारतीय प्राचीन ग्रंथों को देखें तो आपको विभिन्न साक्षात्कार के रूप मिल जाएंगे, और ये साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जाते हैं। जैसे आप देखो तो यम नचिकेता संवाद आपको ग्रंथों में मिल जाएगा, भीष्म युधिष्ठिर संवाद मिल जाएगा, जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय की बात है। कृष्ण और अर्जुन संवाद भी आपको मिल जाएगा, भगवत गीता में वो समझाते हैं, कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद भी आपको मिल जाएगा। ये सब क्या माने जाते हैं, साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जाते हैं। अगर 18वीं शताब्दी की बात करें, अगर प्राचीन को छोड़कर आधुनिक साहित्य की बात करें, तो इसमें एक बुक है इमेजिनरी कन्वर्सेंस, ये पुस्तक है जिसमें आपको 150 काल्पनिक संवाद मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इमेजिनरी कन्वर्सेंस है जिसमें 150 काल्पनिक संवाद आपको मिल जाएंगे। पेंटामेरान में पेद्राक व कोकेशियों के संवाद आपको मिल जाएंगे। अब की बात करें, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ के एडिटर कौन है, स्टिड है। ये महत्वपूर्ण है स्टिड। ये क्या माने जाते हैं, साक्षात कला के महान विद्वान माने जाते हैं। ये इन्होंने अच्छी सफलता पाई है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो रोमिया रोलाम, लुई फिशर, डायना गुडमैन, रॉबिन डे आदि ये साक्षात्कार कला के क्या है, महान विद्वान हैं मित्रों। अब ये जो लिखी है पुस्तक, ये कौन है, कवि लैंडर। ये प्रसिद्ध है, ज़्यादातर 150 काल्पनिक संवाद आपको मिल जाएंगे। ये आपका चैप्टर हुआ साक्षात्कार लेने की कला। बहुत महत्वपूर्ण ये है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के अनुसार मैंने आपको करवा दिया है, तो आप ये बढ़िया से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।